बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में सबसे पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और पॉलन ग्रेन को समझने के लिए सबसे पहले हम हल्का सा पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, जिसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, उसको हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बच्चों आपको पता है क्या होता है? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको बच्चों हम शॉर्ट में एमएमसी बोलते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है? इसमें होती है बच्चों मियोसिस। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में बच्चों जो मियोसिस हो जाती है, तो ये बनाती है माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। और बच्चों आपको पता है कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है उसमें कितने स्पोर्स होते हैं? कितने माइक्रोस्पोर्स होते हैं बच्चों? 4 माइक्रोस्पोर्स। एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? माइक्रो स्पोर होता है। और बच्चों यही माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में की जब वॉल डिग्रेड हो जाती है तो चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये 4 इकट्ठे हैं यहाँ पर, और इसमें से एक माइक्रोस्कोप जब अलग हो जाएगा तो यही माइक्रोस्कोप डेवलप होकर पूरा का पूरा एक फुल फ्लेज्ड पॉलन ग्रेन बनाता है। तो यानी कि माइक्रोस्पोर क्या है? पॉलन ग्रेन की इनिशियल कंडीशन है। ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर हमने एनसीईआरटी का डायग्राम इंपोर्ट कराया हुआ है। आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं कुछ चीजों को। जैसे देखिए, यहाँ पर जो सबसे ऊपर डायग्राम स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? ये माइक्रोस्पोर का ही स्ट्रक्चर तो है। किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर का बच्चों। अब देखिए, ये एक माइक्रोस्पोर है और माइक्रोस्कोप में समझने वाली क्या चीज है? यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो टेट्राड है उससे अलग हुआ एक स्ट्रक्चर है ये। कैसा होता है माइक्रोस्पोर? सबसे पहले आपको कैसा दिख रहा है? इसके अंदर कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं? हमें केवल एक न्यूक्लियस दिख रहा है, तो बच्चों इसको हम यूनी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। कैसा होता है ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। दूसरी चीज बच्चों क्या है? ये माइक्रोस्पोर जो है ये हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड नहीं होता है। आपको पता है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुई है? मियोसिस डिवीजन हुआ है। तो मियोसिस डिवीजन के थ्रू ही तो माइक्रोस्पोर बना है ना। तो मियोसिस के थ्रू जो एक सेल के डिवाइड होने से जो 4 सेल्स बनती हैं, वो कैसी होती हैं? वो हमेशा हैप्लॉइड होती हैं। तो माइक्रोस्पोर हमेशा कैसा है? यहाँ पर हैप्लॉइड होता है। बच्चों कुछ चीजें हम और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी कॉमन टाइप की हैं। जो पॉलन ग्रेन के बारे में खास बात है, जब भी आप देखेंगे किसी एक स्पेसिफिक फ्लावर की बात कर ले, किसी एक स्पेसिफिक प्लांट की जब आप बात करेंगे, प्लांट के स्पेसिफिक फ्लावर की, मतलब किसी प्लांट के जब सारे फ्लावर्स की बात करेंगे, तो उस प्लांट वैरायटी में जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे, जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे बच्चों, वो पॉलन ग्रेन्स में क्या होगा? उन पॉलन ग्रेन्स का जो शेप है, जो साइज है, जो कलर है, और जो डिजाइन है बच्चों, ये सारी चीजें कैसी होती है? सारी चीजें यूनिक होती हैं। इनमें मतलब हर एक स्पीसीज में पॉलन ग्रेन का शेप, साइज, कलर और डिजाइन यूनिक होता है। यानी कि पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं बच्चों? स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं? स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब चलिए थोड़ा सा और समझने की हम आगे कोशिश करते हैं। पॉलन ग्रेन के बारे में अगर हम देखें, पॉलन ग्रेन का जो साइज होता है बच्चों, पॉलन ग्रेन का जो साइज होता है वो कितना होता है? 25 से बच्चों, 25 से लेकर के 50 म्यू एम, यानी कि 25 से 50 माइक्रोमीटर तक साइज होता है, या फिर डायमीटर होता है, जो बुक्स में लिखा रहता है। पॉलन ग्रेन के ऊपर आप यहां पर देखिए कितनी लाइन्स हैं? 2 लाइन्स हैं, डबल लेयर दिखाई दे रही है बच्चों। एक बाहर की लेयर दिखाई दे रही है और एक अंदर की लेयर दिखाई दे रही है। 2 लेयर्स हैं। तो जो बाहर की लेयर होती है बच्चों, उसको हम एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइन। और जो बच्चों अंदर की लेयर होती है उसको हम इंटाइन बोलते हैं। ठीक है ना? तो ओवरऑल जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, स्पोर के ऊपर जो वॉल प्रेजेंट होती है, जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम स्पोरोडर्म बोलते हैं। स्पोरोडर्म। क्लियर? डर्म क्यों? डर्म मींस लेयर, और स्पोरो मतलब स्पोर के ऊपर लेयर है, तो स्पोरोडर्म हो गई बच्चों। तो स्पोरोडर्म के ऊपर कितनी लेयर है स्पोरोडर्म में? एक तो बाहर की लेयर है जिसे बच्चों एक्साइन बोलते हैं, और एक अंदर की लेयर है बच्चों जिसे हम इंटाइन बोलते हैं। पहला पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। एक्साइन होती है बच्चों वो एक ऐसे रेजिस्टेंट सब्सटेंस की बनी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में। एक्साइन बनी होती है बच्चों स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन बच्चों एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक तरीके से किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता, किसी भी बायोकेमिकल सब्सटेंस से डिग्रेड नहीं होता। अगर हाई टेम्परेचर है तब भी ये डिग्रेड नहीं होता, हाई पीएच है मतलब हाईली एसिडिक कंडीशन है तब भी डिग्रेड नहीं होता, और हाईली एल्कलाइन कंडीशन है ये तब भी डिग्रेड नहीं होता।
मतलब किसी भी कंडीशन में स्पोरोपॉलिन डिग्रेड नहीं होता है, जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। दूसरा बच्चों क्या आता है, दूसरा आता है इंटाइन। इंटाइन बच्चों जिस सब्सटेंस का बना होता है उसको दो सब्सटेंसेस का बना होता है, एक तो बना होता है पेक्टिन का, किसका बना होता है, पेक्टिन का, और दूसरा बच्चों बना होता है किसका, सेलुलोज का बना होता है। दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, पेक्टो सेलुलोज। तो कहीं पर बुक्स में पेक्टिन और सेलुलोज लिखा होता है और कहीं पर सीधे इसको पेक्टो सेलुलोज ही लिख देते हैं, पेक्टो सेलुलोज। तो एक ही बात है। और बच्चों एक चीज हम आपको पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में बता दें, इन्होंने बहुत डिटेल में यहाँ पर इस चीज को नहीं दिखाया है। अगर एक पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को मैं खुद ही बना दूं, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं बना के। जैसे ये पॉलन ग्रेन है, हमें केवल स्पोरोडर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज ये हमने इंटाइन बना दी, इस इंटाइन के ऊपर बच्चों क्या है, एक्साइन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एक्साइन प्रेजेंट है। तो बच्चों एक्साइन में क्या होगा समझिएगा थोड़ा, देखिए कहीं कहीं पर बच्चों एक्साइन एब्सेंट होती है, कहीं कहीं पर कैसी होती है, एब्सेंट होती है, हर जगह पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती है। तो चलिए हम एक बार लिख ही लेते हैं बच्चों। एक तो हो गई है एक्साइन और ये दूसरी लेयर जो अंदर की है वो क्या हो गई, इंटाइन हो गई। दो लेयर्स हैं जहां पर बच्चों एक्साइन एब्सेंट होती है, और एक्साइन एब्सेंट होती है वो एरिया अगर सर्कुलर होता है तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको हम जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। और जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंच के जर्मिनेट करता है तो बच्चों क्या होता है, इसी जर्मपोर वाले एरिया से, जो खाली एरिया होता है जर्मपोर वाला एरिया होता है, इसी जगह से इंटाइन बाहर निकलती है और जो इस स्ट्रक्चर को बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। क्लियर है ना। तो पॉलन ट्यूब ही, पॉलन ट्यूब में कौन सी लेयर ग्रो करती है, पॉलन ट्यूब में इंटाइन ग्रो करती है जो कि पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। एक चीज बच्चों में और बताना चाहूंगा आपको कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, इन पॉलन ग्रेन्स में नंबर एक चीज क्या होती है कि कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर 3 जर्मपोर होते हैं। कितने होते हैं, 3 जर्मपोर प्रेजेंट होते हैं। बच्चों 3 जर्मपोर की कंडीशन मेनली डाइकॉट प्लांट के पॉलन ग्रेन्स में मिला करती है। और जब 3 जर्मपोर प्रेजेंट होते हैं ना तो बच्चों उसको ट्राइकॉल्पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकॉल्पेट बोलते हैं। दूसरा बच्चों आया सेकेंड, कहीं कहीं पर अदर केसेस में केवल एक ही जर्मपोर प्रेजेंट होता है। कितने जर्मपोर होते हैं, केवल एक जर्मपोर प्रेजेंट होता है। और जब केवल एक जर्मपोर प्रेजेंट होता है ना तो उसको बच्चों हम मोनोकॉल्पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोकॉल्पेट, ठीक है ना। और ऐसा केस मिला करता है किसमें, मोनोकॉट्स में मिला करता है। किसमें मिला करता है, मोनोकॉट प्लांट्स में मिला करता है। एक चीज और बच्चों, पॉलन ग्रेन की स्टडी को, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इसको बच्चों हम बोलते हैं पैलाइनोलॉजी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम पैलाइनोलॉजी बोलते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा एक पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए बच्चों ये है पॉलन ग्रेन का डायग्राम, इसको हम थोड़ा सा नीचे इंपोर्ट करा लेते हैं डायग्राम को और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए पॉलन ग्रेन के डायग्राम में मेन जो चीजें हैं उनको हम समझते हैं अभी। देखिए बच्चों सबसे पहली चीज हमने क्या आपसे डिस्कस की थी, नॉर्मल लेवल पे हमने जो चीजें डिस्कस कर ली थी स्पोरोडर्म वगैरह वाली। तो ये तो इनिशियल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन है जहां पर वो सिंगल न्यूक्लियस है, उसके अंदर सिंगल वाली कंडीशन है। उसके बाद इसमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलता है, प्रोटोप्लाज्म थोड़ा सा वैक्यूलेटेड हो जाता है, वैक्यूल्स बन जाते हैं प्रोटोप्लाज्म के ऊपर। फिर अगली केस में क्या दिखाया गया है, काफी बड़ा वैक्यूल दिखाया गया है, लार्ज वैक्यूल दिखाया गया है। और ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है बच्चों तो स्पिंडल बनते हैं और स्पिंडल एसिमेट्रिक बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल सकता है। ठीक है, वो इस टाइप के ऑप्शन देंगे जहां पर ये एसिमेट्रिक स्पिंडल वाली कंडीशन इसके साथ में सेट हो जाए। और फिर जब ये डिवाइड होता है न्यूक्लियस तो क्या बनाता है, यहां पर फाइनली 2 सेल्स बनती हैं। एक बच्चों सेल्स लार्जर होती है, एक सेल कैसी होती है, बड़ी होती है साइज में, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें वेजिटेटिव सेल कैसी है बच्चों, पहली चीज तो कैसी है, ये लार्जर होती है। एक नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज बच्चों क्या है, जो वेजिटेटिव सेल होती है इसके पास रिजर्व फूड काफी ज्यादा होता है, रिजर्व फूड काफी अमाउंट में इसके पास हुआ करता है। और बच्चों आप लोग एक चीज देख सकते हो ना, इसका जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है इसका, ये कैसा है, एकदम पूरा राउंडेड नहीं दिखाई देता है हमको, कैसा दिखाई देता है, इरेगुलर दिखाई देता है। तो ये सारे पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है बच्चों, इरेगुलर होता है। ये पॉइंट अप्लाई होते हैं वेजिटेटिव
सेल के ऊपर। बच्चों दूसरी तरफ हम चलते हैं और जनरेटिव सेल की बात को देख लेते हैं। देखो ये जनरेटिव सेल है, काफी छोटी होती है। कैसी है? तो जनरेटिव सेल बच्चों कैसी होती है? स्मॉलर होती है। कैसी होती है? स्मॉलर होती है जनरेटिव सेल। एक मिनट। जनरेटिव सेल पहली चीज तो ये है स्मॉलर होती है, और बच्चों इसके साथ साथ क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये देखिए कुछ अलग ही टाइप का दिख रहा है, तो इसका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप्ड होता है। कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस होता है बच्चों। और इसके साथ साथ इसमें अगर हम चीजों को समझें तो क्या है कि जो वेजिटेटिव सेल होती है वो काफी लार्जर है, और जनरेटिव सेल जो होती है ना वो उसके प्रोटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती है। ठीक है ना? जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती है। ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है, तो आप इसको भूलें नहीं कि जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के प्रोटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। इसके साथ बच्चों हम और कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे। आगे के पॉइंट कुछ और क्या आते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, यूजुअली जब पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, ठीक है ना, मतलब जब एंथर रेप्चर होता है, और एंथर रेप्चर होने के बाद जब पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, तो मोस्टली तो इस कंडीशन में होता है। कितनी सेल्स हैं इस कंडीशन में इसके अंदर? देखो बच्चों ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाली जो कंडीशन है, पहली वाली जो कंडीशन, ये भी पॉलन ग्रेन है और ये भी पॉलन ग्रेन है, बट ये स्टार्टिंग स्टेज है पॉलन ग्रेन की, और ये लगभग मैच्योर स्टेज है पॉलन ग्रेन की। तो जब एंथर रेप्चर होता है, तो जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है वो यूजुअली दो सेल वाली स्टेज में होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो यूजुअली 6 एनसीईआरटी में सीधे दिया गया है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म, उनमें से 60% एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं, 60% एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। किससे? एंथर से। बाद बाकी केसेस में क्या होता है, अदर केसेस में क्या होता है, यानी कि 40% केसेस में क्या होता है कि कई बार पॉलन ग्रेन जब रिलीज होता है ना पॉलन एंथर से, तो 3 सेल्ड होता है। कैसा होता है? 3 सेल्ड। बच्चों ये 3 सेल्ड कैसे होगा? क्योंकि आपको पता होगा जो जनरेटिव सेल होती है, कभी कभी एंथर के अंदर जब पॉलन ग्रेन होता है तभी ये जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है। किस में डिवाइड हो जाती है? 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है। तो एक सेल तो हो गई वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव सेल डिवाइड हो गए 2 मेल गैमेट में, तो 2 हो गए मेल गैमेट। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 3 सेल्ड। तो 3 सेल्ड में क्या होता है, जब 2 सेल्ड वाली बात आती है तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल। जब 3 सेल्ड स्टेज होती है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, एक तो होगी वेजिटेटिव सेल और 2 क्या होंगे? मेल गैमेट। बच्चों उम्मीद है आपको यह लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं चीजों को आगे और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।